लखनऊ वाले तो जानते हैं, देश वाले भी जानते हैं आपको। 5 शहरों में तो मेट्रो चला दी आपने। लेकिन सौभाग्य होता है किसी राज्य का, कहते हैं कि अगर जो मुख्य अफसर है, जो मुख्य सचिव है, वो लोकल हो, और आप लोकल हैं। जब आप बचपन में मऊ में उत्तर प्रदेश जो देखते थे, तब सोचा कि इस राज्य की बागडोर आपके हाथ में होगी तो क्या करूंगा? वो ऐसा कुछ कर रहे हैं आप? मैं मऊ में तो मैं एक गांव में पैदा हुआ था। हाँ। और पेड़ के नीचे पढ़ना प्रारंभ किया था। तो मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं आज एक दिन वो ऐसा आएगा जब मैं पूरे प्रदेश का मुख्य सचिव हूँगा। तो मेरे लिए तो बहुत बड़े सपने की बात है। और ये भारत के लोकतंत्र की ताकत है कि वहाँ से उठ करके भारत सरकार का सचिव भी रहा। आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय में आप जानते हैं पूरे देश भर के स्वच्छ भारत मिशन, अटल मिशन फॉर अर्बन रिजुवनेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, ये सब तमाम सारे मिशंस और मेट्रो प्रोग्राम और सेंट्रल विस्टा, इतना सारा काम करने का मौका मिलेगा तो ये तो मैं सोच भी नहीं सकता था। अब जब मैं यहाँ पे हूँ तो यहाँ से मैं कितना कुछ दे सकता हूँ, क्या कुछ कर सकता हूँ, वो मेरी सोच है और वो मेरी चुनौती है। आज जैसे सुर्खियाँ जो बन रहा है, वो मसला उत्तर प्रदेश में उस मुद्दे से जुड़ा है जो कई साल से चल रहा था, माफिया राज। और जाहिर सी बात है, विकास, प्रशासन सब उसके आगे फेल हो जाता है अगर राज्य में कानून व्यवस्था ही सही ना हो तो। वो बदलाव जो है, वो बदलाव इस राज्य में हुआ है, ऐसा सब लोग कह रहे हैं। ये जो अहमदाबाद से, उधर से गुजरात से अतीक को लाने की बात हो रही है, इस पर, इसका सीधा सीधा छवि पर क्या असर पड़ेगा, प्रशासनिक छवि पर? देखिए, जो पिछले 6 साल में हमारे प्रदेश का एक अभूतपूर्व परिवर्तन आया है, एक जन विश्वास जगा है हर लोगों का। हमारे प्रदेश में शांति व्यवस्था की बात हो, सुरक्षा की बात हो, एक बड़ी चिंता की बात हुआ करती, बहुत दिन नहीं, 6 साल पहले। आप शाम को शहर में जाएं, कहीं अपने स्टेशन से उतर करके अपने गांव जाएं, छोटे शहर में जाएं, लोग सुरक्षित नहीं महसूस कर सकते थे। आज हमारे प्रदेश में, पूरे प्रदेश के सारे 75 जनपदों में कहीं से भी कहीं आप जा सकते हैं, आप निश्चिंत होकर के जा सकते हैं। आज जो इतना बड़ा पूरे दुनिया से, देश पे कोने कोने से लोग आए हमारा एक निवेश के लिए, लगभग 35 लाख करोड़ का निवेश साइन किया गया। उसमें बहुत सारी चीज़ों का रोल है, लेकिन ये जो एक बहुत सुरक्षा और शांति व्यवस्था का माहौल बना, उसका रोल है कि आज हमारा निवेशक सुरक्षित है। वो समझ सकता है कि अगर वो निवेश करेगा तो उसका भी भला होगा, वो भी करेगा, और हमारे प्रदेश का भी भला होगा, हमारा प्रदेश आगे बढ़ेगा। तो मैं समझता हूँ कि जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक 6 साल पहले माफिया या गुंडे या जितने सारे समाज को नुकसान करने वाले लोग हैं, अगर आप हमारे क्राइम के फिगर्स पढ़ें तो उसमें देखेंगे कि उत्तर प्रदेश ने कितना बेहतर काम किया हर एक चीज़ में। कितने लोगों को सज़ा दी गई है, कितने लोगों की चीज़ें जब्त की गई हैं, कितने ऐसे लोग जो कि जिनके बारे में सोच भी नहीं सकते थे कि इनको कोई सोच सकता है कि इनको कोई बोल भी दे, आज वो लोग भागे हुए हैं या छुपे हुए हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर आप समाज के प्रति क्राइम करोगे तो आपका एक ही जगह है और वह जगह निश्चित है। और अब जो खबरें आ रही हैं कि उनको जब यहाँ लाने की, जो अदालत की बात है उसमें तो कानूनी कार्रवाई है, यहाँ लाने की बात हो रही है, उसमें कोई कह रहा है कि उन्होंने गाड़ी में बैठने मना कर दिया, कोई कह रहा है कि गाड़ी से डर लगता है। देखिए, कानून का अपना तरीका है, कानून अपने तरीके से हैंडल करेगा। तो आप जब आएंगे तो कानून आपको हर एक को मौका देता है, कानून मौका देता है, सज़ा तो होनी है। और देखिए, सबसे ज़्यादा सज़ा, आप किसी भी प्रकार के क्राइम को उठा लीजिए, महिलाओं के प्रति क्राइम को, चाइल्ड के प्रति क्राइम को, किसी भी क्राइम में सबसे ज़्यादा सज़ा अगर किसी प्रदेश में हुई है तो उत्तर प्रदेश में हुई है। हमने लगातार हिंदुस्तान के इसके लिए ट्रॉफी भी पाई है, जो भारत सरकार देती है उसकी ट्रॉफी पाई है। तो जब ये निवेश की बातें हुई
और 33 लाख करोड़ 34 लाख करोड़ के करार हो रहे हैं। उसके बाद जब सीसीटीवी की वो तस्वीरें चली तो उस कि भाई इस तरह से शूट आउट हो रहा है उमेश पाल केस में, उन तस्वीरों को देखकर एक प्रशासनिक अधिकारी, राजनीतिकों की अलग बात है लेकिन प्रशासनिक अधिकारी क्या सोचता था कि क्या अरे ये तो छवि पे असर पड़ेगा, इसका जल्दी से इसको रिकवर करना है, कैसे, क्या आपके मन में क्या चला, आपकी टीम ने क्या किया? आपने देखा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैसे विधानसभा में जो जवाब दिया था, पूरे दुनिया ने देखा। इट्स नो टॉलरेंस टू क्राइम एंड करप्शन, नो टॉलरेंस। वो एब्सोल्युटली अगर कोई ऐसी चीज करता है जो कि समाज की सुरक्षा को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा तो प्रशासन और हमारा पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ उन्हें नहीं छोड़ेगा, सवाल ही नहीं उठता है। और उसका सीधा सीधा सब हर आदमी को आज विश्वास है दुनिया में, देश में, हम तो विदेशों में भी गए, वहां भी लोगों को मालूम है कि उत्तर प्रदेश में कितना अच्छा व्यवस्था हो गया। तो लोगों को तो ये भी विश्वास है कि वो गुजरात से यहां पहुंच ही नहीं पाएंगे। चलिए, आपकी हंसी ने सारा जवाब दे दिया। खैर, ये बताइए ऑन अ सीरियस नोट, कानून व्यवस्था और निवेश, विकास, माहौल, इसका कानून व्यवस्था से इतना सीधा असर होता है कि एकदम से अगर हम कंट्रोल कर लें तो सब कुछ, सब में विश्वास जगना शुरू हो जाता है? नहीं, देखिए कि केवल कानून व्यवस्था मात्र से निवेश नहीं आएगा। कानून व्यवस्था निवेश लाने के लिए एक माहौल खड़ा कर देता है, लेकिन साथ ही साथ जो उत्तर प्रदेश में पिछले 6 सालों में एक अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को लीजिए। आज जो उत्तर प्रदेश का हमारा बुंदेलखंड और पूर्वांचल था, एक तरह से बिल्कुल दूर रहता था। अभी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन गई, बुंदेलखंड की एक्सप्रेसवे बन गई, अभी गंगा एक्सप्रेसवे पे काम चल रहा है, बलिया लिंक के ऊपर तो हिंदुस्तान का जो एक्सप्रेसवे का प्रदेश उत्तर प्रदेश हो गया है, हर इलाका। और उसका नतीजा जब निवेश हमारे आए तो लगभग 10 लाख करोड़ के निवेश हमारे पूर्वांचल में आए, जो कोई सोच नहीं सकता था। बुंदेलखंड में लगभग 5 लाख करोड़ के निवेश आए। अब इसके साथ ही साथ केवल एक्सप्रेसवे नहीं बल्कि रेलवे लाइन का अगर डबलीकरण के देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा 18,000 किलोमीटर का काम हुआ है। अगर फ्रीट कॉरिडोर का देखें, जो कि फ्रीट कॉरिडोर सीधे आपको पूर्वी बंदरगाह और पश्चिमी बंदरगाह से आपको जोड़ देता है, यहाँ से लेकर के उसका पूर्वी जो ईस्टर्न फ्रीट कॉरिडोर है उसका करीब 50% उत्तर प्रदेश में, और बहुत तेज़ी से हमारे प्रदेश में काम किया गया, ये मान करके कि हमारे लिए ये फ़ायदे का है, ये भारत सरकार की योजना, लेकिन हमारे लिए फ़ायदा करेगा कि हम अपने फ्रीट को लेकर के सीधे सीधे पूर्वी बंदरगाह तक जा सकते हैं। पश्चिमी बंदरगाह में भी करीब 10% हमारे उत्तर प्रदेश में, उसमें बहुत तेज़ी लाई गई। आप देखिए, आपने मेट्रो की बात की, मैं तो पूरे देश में मेट्रो का, जब एज अर्बन सेक्रेटरी पूरे देश में मेट्रो का विकास करता था, उत्तर प्रदेश सबसे आगे। आज 5 शहरों में मेट्रो हमारा चल रहा है और 5 और शहरों में मेट्रो का या तो काम चल रहा है या काम चलने के लिए प्लानिंग चल रही है। तो ये मेट्रो में भी इतनी तेजी हुई। अगर हिंदुस्तान का पहला रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट दिल्ली से लेके मेरठ, आप मात्र 55 मिनट में 15 स्टेशनों पर रुकते हुए जा सकते हैं। ये ऐसा चीज़ हमने विदेशों में देखा था, पहले बार हिंदुस्तान में होने जा रहा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने मार्च 2019 में उसका शिलान्यास किया था और अगले 2-3 महीने में उसका पहले 17 किलोमीटर का उद्घाटन भी कर देंगे। 2025 तक आप मेरठ तक RRTS से चलेंगे। हर एक शहर जो उसके लगे हुए हैं, ऐसे लगेगा जैसे दिल्ली का मोहल्ला बन गया। अभी 2 दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश का पहला ट्रांसपोर्ट रोपवे, आप में से बहुत लोग रोपवे में चढ़े होंगे जो कि टूरिस्ट प्लेसेस के लिए, ऐसे जगहों के लिए, लेकिन पहला देश का ट्रांसपोर्ट रोपवे का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी बनारस में किया है और उससे एक नया रास्ता खुल जाएगा। पहला आपका जो है, जो फर्स्ट नेशनल वाटरवेज, फर्स्ट नेशनल NW1 जिसको कहते हैं, नेशनल वाटरवेज हमारा जो है बनारस से लेके हल्दिया तक, आप सीधे सीधे यहाँ से सामान लेके फ्रीट से पहुँच सकते हैं और वो प्रयागराज से लेके हल्दिया तक होने जा रहा है। रेलवे, अगर एयरपोर्ट का देखें, हमारे एयरपोर्ट का 6 साल पहले केवल 2 एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में चलते थे ठीक से, बाकी 2 तो चलते भी थे, नहीं भी चलते थे। आज 9 एयरपोर्ट पे 80 गंतव्यों पे हमारी फ्लाइट जाती हैं और अभी हमारे 2 और इंटरनेशनल एयरपोर्ट का काम चला, तो 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट और 16 एयरपोर्ट हो जाएंगे हमारे अगले 2 साल के भीतर। तो ये हमारा उत्तर प्रदेश में एक रीजनल कनेक्टिविटी, नेशनल कनेक्टिविटी, इंटरनेशनल कनेक्टिविटी जिस तेजी से बढ़ा है, तो ये सारी चीज़ें भी बड़ी मायने रखती है। तो दूसरा तो इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया।
तीसरा है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ओके, आपने ये भी बना दिया, लेकिन पता चला कि जो निवेशक हमारा है उसको तंग कर रहे हैं कि ये अप्रूवल, वो अप्रूवल, ये परेशानी, वो परेशानी, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो हमने माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है, उनका जो एक डायरेक्शन है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का, उत्तर प्रदेश से बड़ा अच्छा काम किया। पहले हमारा बहुत नीचे से हमारा स्थान होता था, अब हिंदुस्तान में दूसरा स्थान है, और हम पहले स्थान के लिए भी कोशिश कर रहे हैं कि आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, गुड गवर्नेंस में, एक्सपोर्ट प्रमोशन में, ये सब सारे जितने इंडिसेस भारत सरकार के, हर एक में उत्तर प्रदेश काफ़ी ऊपर आ चुका है, और वो एक नया माहौल खड़ा करता है। एक दूसरा माहौल आवश्यक है हमें मैन पावर की। मैन पावर को लेकर के अभी हमारे प्रदेश में आप जानते होंगे कि हमारे 65 मेडिकल कॉलेजेस चल रहे हैं। हर जिले में 1 मेडिकल कॉलेज इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, हर डिवीजन में 1 यूनिवर्सिटी। अभी करीब 20 यूनिवर्सिटी हाल में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को अप्रूवल दिया गया है उनको काम करने के लिए। हमारे प्रदेश में हाल में भी पिछले बजट में 4 नई यूनिवर्सिटी अप्रूवल की गई, इसके पहले 4 और यूनिवर्सिटीज़ पे काम चल। इतनी तेज़ी से एक मैन पावर के लिए IIT है, IIM है, हमारी जो ITI 300 से ज़्यादा है, उसमें से 150 ITI अभी टाटा के द्वारा अभी हमने एक MOU साइन किया है। अगले 2 साल के भीतर भीतर ये सारे बिल्कुल मॉडर्न आपको जो है इंडस्ट्री रेडी मैन पावर वो प्रोड्यूस करेंगे। ये इस प्रकार से, और अभी मैं जब ये अभी तो मुख्यमंत्री जी ने ये साइन किया, मेरे पास एक दूसरी पार्टी आ गई, वो और 50 ऐसे हमारे ITI लेना चाहते हैं। आज ऐसा है, हर कोई उत्तर प्रदेश में निवेश करना चाहता है, उत्तर प्रदेश में अपने फुटप्रिंट लाना चाहता है। आपको जान करके खुशी होगी कि जो हमारा जब इसमें लगभग 33.5 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट आए थे, जब फरवरी के महीने में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था, उसके बाद मुझसे भी कई सारे दूसरे जो हमारे फॉरेन मिशन हैं उनके लोग संपर्क किए, एम्बेसडर आए, मुझसे बात किए कि हम तो मिस करके हम भी चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में कुछ करना चाहते हैं। और आज लगभग 35 लाख करोड़ के MOU साइन हो गए, और ये MOU फिजिकल नहीं है, सारे के सारे डिजिटल है, ऑनलाइन साइन हो रहा है। इसका जो इंसेंटिव मैनेजमेंट सिस्टम है सारा ऑनलाइन होगा। मतलब वो जो कहते हैं कि ये सब कागज पे है, वो कागज पे नहीं, डिजिटल नहीं, है। बिल्कुल एक एक चीज़ का जो है, चूंकि डिजिटल है इसलिए एक एक चीज़ का ट्रेल अवेलेबल है, और हम उनको इंसेंटिव भी डिजिटली देंगे। तो ये सारा का सारा अकाउंटेबल सिस्टम जो बन करके, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, देखिए एक तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है पूरे देश को एक नए भारत का, एक विकसित भारत का जो विजन है, माननीय मुख्यमंत्री जी सीधे सीधे उस विजन के अनुरूप जो वहाँ से डायरेक्शंस आते हैं, जो आते हैं, उसके हिसाब से सीधे उसको धरातल पर लाने का प्रयास करते हैं, और हम लोग उनके सिपाही हैं। मतलब धरातल पे आएगा, क्योंकि लोगों को हम उनके सिपाही हैं जो उसको पूरा करते हैं। 35 लाख करोड़ रुपए सिर्फ डिजिटली आ जाएगा या धरातल पे भी आएगा? बिल्कुल आएगा साहब। अभी आप देखिएगा हमारा जो है ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी दिवाली तक होगी, आप देखिएगा उसका पहला आगाज कैसा होगा। और एक आलोचना ये होती है कि बजट 7 लाख करोड़ का, 35 लाख करोड़ का निवेश का करार तो हो गया, लेकिन प्रदेश पे कर्ज भी बहुत बढ़ता जा रहा है। आप इतना कर्ज लेके इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं कि आने वाली पीढ़ियां उसको चुकाएंगी। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। अभी हाल के समय में हमने लोन पुराने हैं, अभी हाल के समय में कोई ऐसे बहुत लोन नहीं लिए गए। जो पुराने हैं वो तो हैं हमारे पास, क्योंकि हमारी जो रेवेन्यू में काफ़ी इजाफा हुआ है, चाहे वो स्टेट टैक्सेस के बारे में, अब हर एक रेवेन्यू का, चाहे एक्साइज का टैक्सेस के बारे में हो, हर चीज में लगभग दूना मतलब विकास जो होगा उससे जो टैक्स आएगा वो पूरा कर देगा। ये देखिए, ये इकोनॉमी का एक साइकिल होता है। जब आप इकोनॉमी में आप ग्रोथ करते हैं तो हमारे टैक्स बढ़ते हैं, जब टैक्स बढ़ेंगे तो उससे फिर फर्दर ग्रोथ होगा। ये अपने आप में एक फुलफिलिंग, और एक ऐसी स्थिति में हम आ चुके हैं, ऐसी स्थिति में आ रहे हैं, क्योंकि इसके लिए जो काफ़ी सारे जो काम हुए, जैसे मैंने बताया पावर सेक्टर में काम हुआ। आज हमारे गाँव में आप सब कोई जानता 18 से 20 घंटे बिजली आती है, हमारे नगरों में 20 से 22 घंटे बिजली आती है, जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर 24 घंटे बिजली आती। अब ये जो चीज़ें सुनिश्चित हुई हैं, इसका सीधा सीधा लाभ होगा कि चूँकि अर्थव्यवस्था तेज़ी से काम कर रही है, हमारे टैक्स जब बढ़ेंगे, और टैक्स में जो चोरियां होती थी, जो उसमें कमियां आती थी, उन चीज़ों को टैप किया गया। ऐसा नहीं कि 100% हो गया, अभी भी थोड़ी मोड़ी कमी होगी, लेकिन डिजिटल माध्यम से उसको, ऑनलाइन अकाउंटेबल सिस्टम के माध्यम से कोशिश ये रहा कि हम लोग जितना हमारा पोटेंशियल है उसके मुताबिक हम टैक्स को कलेक्ट करते हैं। एक कहा जाता है कि सरकारी तंत्र जो होता है उसमें कई टूल्स होते हैं। आपके प्रशासनिक तंत्र में एक टूल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, और उस टूल का नाम है बुलडोज़र। ये तो पहचान हो गई उत्तर प्रदेश की, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की। बुलडोज़र इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि ऐसी चीज़ जो कि अवैध तरीके से बनाएगी। ऐसा नहीं कि बुलडोजर नहीं यूज़ होता था, पहले भी होता था। मैं वाइस चेयरमैन रहा हूँ कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी का 98-99 में।
अगर कानपुर वाले यहाँ होंगे तो उनको मालूम होगा, मैंने भी उसमें कुछ एक बिल्डिंग गिरवाई थी, लेकिन बड़ा कम प्रयोग होता था। तब क्या होता था? ऐसा बहुत सारी चीजें बातचीत हो गई, मसले सल हो गए, लेकिन मतलब ऐसा कभी हुआ कि आप बुलडोजर लेकर निकले और वो इस्तेमाल नहीं हो सका? ऐसा है कि अभी कम से कम लोगों को एक इंटेंशन बड़ा साफ साफ मालूम है। अगर आप गलत काम करोगे तो आपको कोई नहीं बचा सकता है। ये आप लोगों को बड़ा ये साफ मैसेज है सारे लोगों में कि अगर आप क्राइम करोगे, गलत काम करोगे, गलत तरीके से कुछ बनाओगे तो आपको कोई नहीं बचा सकता। ये मैसेज बहुत पॉजिटिव मैसेज है और मैं समझता हूँ प्रशासन के लिए, कि मैं मुख्य सचिव हूँ, मुझे मालूम है प्रशासन के लिए ऐसा अगर हमें अगर संरक्षण है, ऐसा गैर कानूनी काम नहीं करते हैं, बिल्कुल कानून के दायरे में जा करके जो नोटिस जरूरी है, जो आवश्यकता है वो सारी पूरी करते हुए। लेकिन अगर गैर कानूनी चीज़ है तो आपकी हिम्मत है कि आप उसे तोड़ सकते हैं। ये बुलडोजर का एक रिप्रेजेंटेशन है। मैं तो समझता हूँ और राज्यों में भी इसका आजकल प्रयोग हो रहा है। एक चूक की जो बात होती है वो और राज्यों से भी कंपेयर की जा सकती है, वो अलग बात है, लेकिन अगर सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात करें, पेपर लीक हो जाते हैं। पेपर लीक में चूक कहाँ हो रही है? अभी हमारा हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का पेपर हुआ, कोई लीक हुआ? बिल्कुल नहीं। कोई न्यूज़, आप तो न्यूज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, कोई आपने कोई न फ्लैश किया न कोई इसके बारे में जानकारी दी। हाई स्कूल इंटरमीडिएट की परीक्षा हमारी नकल विहीन परीक्षा हुई, बिल्कुल कहीं भी नहीं, एक भी नकल नहीं हुई। अभी हाल में ही संपन्न हुआ है। अभी हमारी जो तमाम सारी और प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं, आपका कहीं भी नहीं। तो ये एक देखिए, लोगों के मन में दो बातें हैं। एक तो लोगों के मन में विश्वास हो कि हम अगर ऐसा करेंगे तो हम छोड़े नहीं जाएंगे, तो फिर लोग नहीं करते। जब लगता है कि चलो थोड़ी गुंजाइश है, हम बातचीत करके चीज़ों को निपटा सकते हैं, तो लोग इस प्रकार के अनायास अनधिकृत प्रयास करते हैं। तो यहाँ जब लोगों को बिल्कुल साफ है, अगर कहीं कोई घटना होती है तो उसको तुरंत उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है, उसको छोड़ा नहीं जाता। तो इसकी वजह से मैं समझता हूँ कि ऐसे लोग जो अनधिकृत प्रयास करते थे, उन लोगों को अभी हिम्मत नहीं है काम करने के लिए। और बाकी अगर कहीं कुछ होगा तो वी विल नॉट स्पेयर एनीबॉडी, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक कई विश्लेषक कहते हैं कि असीम संभावनाएं उत्तर प्रदेश में जो हैं, एक क्षेत्र ऐसा है जिसको शायद उतना टैप नहीं किया गया जितना किया जा सकता था, वो है पर्यटन का क्षेत्र। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही। पर्यटन के बारे में नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश में हर चीज़ की असीम संभावना है, पर्यटन भी उसमें एक है। अब जैसे बुंदेलखंड आप लीजिए, बुंदेलखंड में इतने सारे किले हैं, इतने सारे पुराने बने हुए महल हैं, इतने सारे जो वाटर बॉडीज़ हैं, इतना सारा जंगल पहाड़ वगैरह है, लेकिन उसका एक्सप्लॉयटेशन नहीं हुआ। कारण क्या था? कारण ये था कि बुंदेलखंड एक प्रकार से हमसे दूर था। अभी जब बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बन गया, आपने सुना होगा, जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया था, उन्होंने अपने उद्घाटन में कहा था कि यहाँ के पर्यटन की संभावनाओं को हमें तलाश करके इसके एक नया विकास का रास्ता देना। और हम लोग उस पर ऑलरेडी काम करना चालू कर दिए। बहुत सारी, अब आप देखेंगे आने वाले समय में हमारे जो इधर जो मैंने बताया लगभग 5 लाख करोड़ के निवेश जो साइन किए गए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में, उसमें काफ़ी कुछ पर्यटन से रिलेटेड है। इसी प्रकार से अन्य क्षेत्रों में भी जो हमारी जो वाटर बॉडी, जो बाकी जगह तो पानी की बड़ी समस्या होती है, हमारे यहाँ पानी की बहुत अधिकता है। आप जाके पूरब में इतने बड़े बड़े तालाब है, अब उसको लेकर के कैसे हम लोग आर्थिक गतिविधियों का क्षेत्र बना सकते हैं, इसके बारे में काम हो रहा है। तो आज उत्तर प्रदेश एक नए रास्ते तलाश रहा है। आपको मालूम होगा कि जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का एक विजन दिया पूरे देश को, उसके तहत माननीय मुख्यमंत्री जी ने $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का एक लक्ष्य दिया, और उस लक्ष्य के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। और उस लक्ष्य को हम तब पूरा कर पाएंगे जब हमारे प्रदेश का एक भी क्षेत्र अछूता न हो विकास के गतिविधियों से। हमारे प्रदेश का एक भी वर्ग, हर वर्ग, आप देखेंगे कि शिक्षा के बारे में इतना मूलचूल परिवर्तन हो रहा है। जो प्राइमरी स्कूल में बताया कि गांव में मैं पेड़ के नीचे पढ़ता था, बाद में वहाँ स्कूल की बिल्डिंग तो बनी, बट बिल्डिंग बिल्कुल बेकार हालत में हो गई थी। आज हमारे प्राइमरी स्कूलों को जाकर के देखिए, उत्तर प्रदेश में सबका कायाकल्प हो गया है। कितना बढ़िया माहौल है कि आज जो लोग छोड़ के प्राइमरी स्कूल बाहर जाते थे, वो वापस फिर से प्राइमरी स्कूल आने लगे हैं। इंटरमीडिएट कॉलेजेस की इतनी अच्छी सुधार हो गया। तो ये एक पूरा का पूरा एक परिवर्तन की लहर प्रदेश में है। और वो प्रदेश जो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी से लेकर के जो माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है डेवलप कंट्री का, उस डेवलप कंट्री में एक डेवलप उत्तर प्रदेश बन करके आगे बढ़ने वाला है।
प्रशासनिक स्तर पर, एक राजनीतिक स्तर पर आरोप लगते हैं कि एक वर्ग को, अल्पसंख्यक वर्ग को सरकार ध्यान नहीं देती है। प्रशासनिक स्तर पर क्या ये बदलाव देखते हैं आप कि कुछ कुछ फैसले जब लिए जाते हैं तो किसी वर्ग से कुछ आवाज़ आए? ये बिल्कुल गलत बात है। इनफैक्ट जब मैं सुनता हूँ तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। मैं भारत सरकार में 7.5 साल, 3 साल एडिशनल सेक्रेटरी रहा अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री में, 4 साल 7 महीने में सेक्रेटरी रहा हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स में। इतने सारे, मैंने कहा 6 मिशंस में चलाता था। किसी भी मिशन में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं था। मैं मैंने विश्वास के साथ गारंटी करके मैं उस स्कीम को रन करता था, लॉन्च पूरे देश भर में चलाता था। आज उत्तर प्रदेश में मुख्य सचिव के रूप में कहीं भी किसी प्रकार का किसी के साथ भेदभाव नहीं होता है। इनफैक्ट जो योजनाएं होती हैं, चाहे आपने कहा कि माइनॉरिटीज़ के बारे में या किसी भी वर्ग के बारे में, उन योजनाओं का जितना लाभ आज मिल रहा है, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश में बहुत लंबा अलग अलग, मैं सचिव भी रहा हूँ, प्रमुख सचिव भी रहा हूँ, अलग अलग उसमें जिलाधिकारी, हर लेवल पे मैंने काम किया। आज जिस प्रकार से जो लाभ मिल रहा है, इतना लाभ उनको पहले मिलता भी नहीं था। आप किसी भी माइनॉरिटीज़ का स्कीम को देख लीजिए कि उसमें जितना लाभ आज मिले पिछले मैंने देश में या प्रदेश में मिल रहा है, इतना लाभ उनको पहले नहीं मिलता था। और हर आदमी उसको आपको तस्दीक करेगा कि हमको एक तो कोई किसी प्रकार का जो डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, और 2 हमको जितना लाभ मिला पहले इतना लाभ नहीं मिलता था। और ये जो आलोचना होती है कि प्रशासन जो है अब मंदिर बनवा रहे हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं। प्रशासन मंदिर बना रहे, मंदिर का ट्रस्ट बना रहा है, प्रशासन तो नहीं बना रहा है। प्रशासन ये देखता है कि वहाँ पे शांति व्यवस्था ठीक से रहे, वहाँ पे लोग जा रहे हैं, आने जाने जो मंदिर जाते हैं उनको कोई तकलीफ ना होने पाए, क्योंकि ये हमारा काम है, प्रशासन का काम है। अगर आप मंदिर में आपके जैसे कि जो भी किसी भी कहीं तरीके से जाते हैं, आपकी सुरक्षा व्यवस्था करना, आपका ध्यान रखना, ये हमारा काम है। बाकी ट्रस्ट मंदिर बना रहा है, प्रशासन नहीं बना रहा है। एक इंतजार हो रहा है उधर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, वो प्रशासनिक तौर पर आप उसको कैसे देखते हैं? उसके आगे फिर विजन कैसे बढ़ेगा? देखिए, ये मैं समझता हूँ कि हमारे देश का ही नहीं बल्कि पूरे एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने जा रहा है हमारा जेवर पे, जो नोएडा ग्रेटर नोएडा के आगे जेवर एयरपोर्ट है। और ये उस आर्थिक विकास का एक बहुत बड़ा धुरी बनेगा, क्योंकि उस एयरपोर्ट के माध्यम से जो पूरा इलाका, जितना सारा वहाँ के पहले तो कार्गो, एक नया जो है जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के तौर पे आप जानते हैं, उधर आगरा भी है, अलीगढ़ भी है, बुलंदशहर है, वो सब पूरा का पूरा इलाका राजस्थान का इलाका है। उस पूरे इलाके की जो आर्थिक गतिविधियों के लिए वो आगे बढ़ेगा। साथ ही साथ जेवर एयरपोर्ट के पास हमारा जमुना इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक डेवलपमेंट अथॉरिटी बना हुआ है। उस अथॉरिटी के माध्यम से तमाम सारे बड़े बड़े, जैसे कि 1000 एकड़ में हम वहाँ पे एक फिल्म इंडस्ट्री का फिल्म सिटी बनाने जा रहे हैं। 1000 एकड़ का हमारा वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक सी सिटी बनने जा रही है कि फैब इंडस्ट्री, जो हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक जो चिप्स होते हैं उसका मैन्युफैक्चर भी होगा, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का प्रोडक्शन भी होगा। उसके पास में तमाम किस्म की मशीन्स की इंडस्ट्री बन रही। वो पूरा का पूरा इलाका इतना तेज़ी से इंडस्ट्रियलाइज हो रहा है, और वो सबके पीछे ये हमारा जेवर का जो एयरपोर्ट है वो एक धुरी बनेगा, एक नोडल पॉइंट बनेगा। मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी उसमें एक MRO, हमारी उत्तर प्रदेश में इधर हाल में जो आपसे बातें कर रहे थे निवेश के बारे में, एक उसमें एक और बहुत बड़ा काम हुआ। हमने करीब 25, अब तो 26 हो गई, 26 पॉलिसीज़ नई बनाई। और ये पॉलिसीज़ हमारे देश में जो पॉलिसीज़ थी उन सारी पॉलिसीज़ को पढ़ाई की, देखा कि उसमें क्या क्या बढ़िया चीज़ें हैं, क्या चीज़ें हमारे प्रदेश के लिए अच्छी हो सकती हैं। तो आज देश की सबसे ज़्यादा निवेशोन्मुखी जो निवेश को आकर्षित कर सकती है, ऐसी पॉलिसीज़ बनी है। अब उस पॉलिसी में MRO पॉलिसी भी है। मैं समझता हूँ कि यहाँ लोग आएंगे और आगे इन्वेस्टमेंट करेंगे कि सारी की सारी हवाई जहाज़ों का जो मरम्मत वगैरह होता है वो सारा वहाँ पे हो सकता है। तो आज प्रदेश में ये हमारा जो पश्चिमी इलाका है उसको विकसित करने में एक तो ये, और दूसरा RRTS, दोनों का बहुत बड़ा योगदान होगा। चलिए, आखिरी सवाल वही जो सुबह से सुर्खियां बना हुआ है, मैं फिर से आपसे पूछ लेता हूं, क्योंकि हमने DGP साहब से भी पूछा, उन्होंने बोला यहाँ पर इस प्रदेश में पुलिस की गाड़ी मजबूत है, वो पलटती नहीं है, अपराधी पलटता है। ये तो देखिए, ऐसा आप उनके मैं समझता हूँ कि प्रदेश की जो एक कोई भी सरकार साख से चलती है, अपने इकबाल से चलती है। जो प्रदेश का इकबाल बड़ा तेज है और हमारे मुख्यमंत्री जी का प्रताप बहुत तेज है। उन्होंने जो आज व्यवस्था बनाई है
कि हर एक कोई अगर कुछ ऐसे गड़बड़ करने की हिम्मत करता है, उसको एक बार सिहरन हो जाती है और जानता है कि अगर कहीं से भी उनके जानकारी में आ गया तो न हमें पुलिस छोड़ेगी, न हमें प्रशासन छोड़ेगा। आपको कानून का जो अंतिम रास्ता है वहाँ तक अवश्य पहुँचाया जाएगा और बहुत देर नहीं, जितना जल्दी होगा उतना जल्दी पहुँचाएगा। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्या प्रदेश की जनता इंतजार करेगी उस इंसाफ का। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ यहाँ जुड़ने के लिए दुर्गाशंकर मिश्रा जी। आप आए, अपने समय निकाला इस व्यस्त दिन में, और उत्तर प्रदेश के जो योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा होने पर हम यहाँ पर ये मंथन कर रहे हैं, उसमें अपना योगदान दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद किशोर जी, आपसे बात करके अच्छा लगा। थैंक यू। तो प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी दुर्गाशंकर जी को आप सुन रहे थे, किस तरीके से रोड मैप तैयार हो रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही है सुशासन के लिए, अपने विचार उन्होंने प्रकट किए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।